सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से रमेश की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा, उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर रमेश के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्रमुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देख रहा था। प्रकृति के वो नज़ारे और बारिश का शोर रमेश के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उससे शादी न करने का फैसला रमेश ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को शिखा की या रिवाइंड होती यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंच कर रुकी, जहां से रमेश एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए रमेश फ्रेशर्स पार्टी में गाना गा रहा था। जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया था। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब, उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। रमेश के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जलता रंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थीं। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नजर रमेश पर थी, लेकिन रमेश की नजरें उस लड़की पर टिकी थीं, जो देख तो उसी को रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहने थी। कमर तक लंबी चोटी उसने बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था, लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। रमेश एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा था उसकी आंखों में, जिसमें रमेश गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। शिखा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी रमेश की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान न होइए। शिखा की बोलते हुए जबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती हैं, वही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिखा के पास कोई चारा नहीं था रमेश के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने उसका इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर रमेश को दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो शिखा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में रमेश का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां जाकर वो सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि रमेश एक अमीर घर का लड़का है। शेखर आकाश है तो वो धरती, और सबसे बड़ी बात वो ये भूल गई कि आकाश और धरती का मिलन कभी नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उनके मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वो कभी मिल नहीं सकते। शिखा के लिए रमेश पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। रमेश जानता था उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात का कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने रमेश का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं न तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और न ही शिखा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, आप एक बार शिखा से मिल लीजिए। शेखर के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, रमेश की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए।
रमेश ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी हुई नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थीं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल को वो भूल गया वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उसे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता था। उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। रमेश ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि शिखा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी न बताकर वो शिखा के मन में अपने प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा था कि शिखा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। रमेश शिखा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर शिखा उसका पहला ही नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, रमेश मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा की ये बातें सुनकर रमेश मुस्कुरा देता और कहता, शिखा एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज रमेश के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी शिखा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी। पूरे 17 साल हो गए थे। रह रह कर एक गाना उसे याद आ रहा था जिसे शिखा अक्सर गुनगुनाती थी। तो ये गाना याद आते ही रमेश तड़प उठा। उसे शिखा की वो उम्मीदें याद आ गई जो ये गाना गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो शिखा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता उतना ही शिखा का भोला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी रमेश की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गई। रमेश का दिल कह रहा था कि उसे एक बार शिखा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों, वो भी इतने सालों बाद। शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। रमेश पैसा कमाने की मशीन बन गया। रमेश के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने के फैसले वो पर अड़ गया। रमेश को शिखा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे इंदु अनाथालय की याद आई। यही तो रहा करती थी शिखा। इंदु अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़बुन थी कि क्या अनाथालय से उसे शिखा का नंबर मिल पाएगा। पता नहीं अब शिखा वहां रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और फोन नंबर बता दिया। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में रमेश के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार शिखा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। शिखा की जगह एक बच्ची की आवाज सुनते ही रमेश हड़बड़ा गया। कहीं न कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं शिखा जी का मित्र हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे? हाँ मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब, लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज आप घर आ जाए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती हैं। शिखा की बेटी कह रही है मम्मी की हालत बहुत खराब है, वो उसको याद करती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिखा के पति शायद न हो, या शायद तलाक दे दिया हो शिखा को, लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? रमेश के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज फिर आई, हेलो अंकल आप सुन रहे हैं ना? प्लीज आप जल्दी आ जाए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएगी, प्लीज अंकल बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा था। आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। शिखा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था।
इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाजा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही रमेश ने अपना परिचय दिया वो रमेश से लिपट कर रो पड़ी। रमेश किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आभास दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। शेखर शिखा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे रमेश के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। रमेश को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह रमेश को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होंठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई उसके होंठों पर। बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो, लेकिन होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, रमेश। रमेश ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थी। शिखा और रमेश की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहां शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल रमेश शिखा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाए थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। रमेश ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहां ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही रमेश की आशंका सही हो गई। शिखा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में शिखा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती, सब बच्चियां ही तो थी वो। लेकिन रमेश के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। रमेश ने कुछ फोन किए और शिखा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में शिखा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में शिखा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के न तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और न ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी शिखा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। शिखा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया। लेकिन पूरे समय रमेश के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधता रहा कि शिखा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। एस बड़ी ई चल रहा था। शिखा की छोटी बेटी रमेश की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। रमेश की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं हैं। वो मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थीं। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या? रमेश की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन के एक कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते थे। शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब रमेश को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। रमेश प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका रमेश उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। रमेश शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। रमेश शिखा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को कभी यहाँ ला पाएगा। लेकिन घर की डिजाइन फाइनल करते समय उसके अंतर्मन में शिखा जरूर थी। 2-3 दिन बाद रमेश ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेला रहना चाहता था, और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया।
लेकिन उसके जेहन में शिखा के पति को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। 1-2 कीमोथेरेपी और हुई शिखा की, अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो शेखर ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, दूसरी सबसे बड़ी बात, शिखा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज शेखर ने शिखा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। शिखा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थीं। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा, तुम्हारे पति। इतना कहकर रमेश चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर। क्या लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारियां थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? शेखर, तुम न आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा, एक बात पूछूं? हाँ रमेश पूछो, मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे, जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आए। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए एक खिलौना सी थीं। शिखा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, रमेश, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया, और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को शिखा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों को नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, रमेश, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बने, एक अनाथ और बेसहारा। शेखर की नजरें झुक गई। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था, और देखो मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी, शायद इसीलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की न तो चिंता है, न अपने मर जाने का दुख। रमेश शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा, ऐसा न बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। शिखा कसकर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर रमेश के सीने में समा गई। 2 बूंदें शेखर की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए।